कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। देश किसी के बाप का नहीं है, याद रखना है। यह देश जितना पैसे वालों का है, जितना बंदूक वालों का है, उतना ही हमारा है। इस बात को याद रखना है कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है। ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था। ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। दोस्तों, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में चुनावी बातें होती हैं। आपने आज तक अपने तजुर्बे में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव के मौसम में कोई ऐसी पार्टी मिला हो, कोई ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता मिला हो, कोई ऐसा नेता मिला हो जो अपने बारे में खराब बात कर रहा हो। हर कोई कहता है, जैसे आप जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, हर सब्जी वाला अपनी सब्जी को ताजा बताता है। भले जो है वो सब्जी 3 दिन पुरानी हो, वो सब्जी जो है पीला हो गया हो, सब्जी सड़ गया हो, फिर भी जो है लोग अपने सब्जी को ताजा बताते हैं। कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है कि हमारा कैंडिडेट बुरा है। लेकिन मैं जो आपको कहने के लिए जा रहा हूं, मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नहीं आवड़ते, इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है, तो पैर खराब है, तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है इस इंसान का ईमान खराब है क्या। थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या, ईमान खराब है क्या। तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है। और इसीलिए ना, रात को आसाम से पुलिस आई। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दौर होता है हर चीज का। जब यहां पे माउंटबेटन आया था ना तो उसको नहीं लगता था कि ब्रिटिश राज कभी समाप्त होगा। जब लॉर्ड कर्जन आया था, तमाम जब अंग्रेज के अफसर आए थे और घोड़े पे चलते थे ना, तो उनको अंदाजा नहीं था कि नंगे पांव चलने वाले लोग, खाली बदन अपने खेतों में खून पसीना बहाने वाले लोग किसी दिन उससे डरना बंद कर देंगे और उनके टैंक के सामने खड़ा होकर के कहेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमको स्वराज चाहिए। होता है, लगता है, जब आपको सत्ता मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। और सत्ता का अहंकार देखिए कि चुनाव अभी हुआ भी नहीं है,
अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव 5 तारीख को होगा, लेकिन टीवी स्टूडियो में सरकार बन गई है। जैसा का पप्पा जो है घूम घूम करके मंत्रिमंडल बांट रहा है। जिस भी एमएलए के प्रचार में जाता है कहता है गुजरात के मेरे भाइयों बहनों इसको एमएलए बना दीजिए, हम इसको मंत्री बना देंगे। अरे पहले सरकार तो बना लो भाई, फिर न मंत्री बनाओगे। इसको कहते हैं सत्ता का घमंड, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंसान अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएगा। रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, बीमारी का सवाल, सड़क का सवाल, सब सवाल भूल जाएगा। अगर इंसान को उसकी भावना भड़का करके, उसके मन में नफरत पैदा करके, उसके मन में डर पैदा करके अगर इंसान को आपस में लड़ा दिया जाए तो लोग रोजी रोटी का सवाल भूल जाएंगे। ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम पिछले 27 साल से हो रहा है। इसीलिए तो चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है। इसीलिए हो रहा है ना। उनको लगता है, क्योंकि 2 तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो सत्ता के सामने सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और घुटना टिका करके अड़ करके खड़ा हो जाते हैं, चाहे उनके ऊपर टैंक चला दिया जाए, घोड़े दौड़ा दिए जाएं, हाथियों से उनका सर कुचल दिया जाए। और आजकल तो हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जीते हैं ना, तो आजकल नकली वीडियो बना करके लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। ये होता आया है। लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी 2 तरह के लोग थे। एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ गए, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में 2022 में भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो? ये बताओ कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है? ये बताओ कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है? ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था? ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है? ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाया? भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको बुलाइए, आ जाओ बैठो, थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं। खाओ मां का कसम और बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं खाया। पूछिए कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दें। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है और स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहां नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं
कि देश में अगर सबसे आखिरी व्यक्ति कोई होगा ना, आखिरी व्यक्ति जो भाजपा के साथ झुकेगा नहीं, भाजपा से डरेगा नहीं, आंख में आंख डाल करके इस देश के लोगों के लिए लड़ता रहेगा, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा कि देश तब भी गांधी के साथ चला था, अंग्रेजों के सामने तब भी गांधी डट करके लड़ा था, और आज भी देश को गांधी के साथ चलना पड़ेगा, गांधी के साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश का इतिहास है कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और इंसान की हकीकत यह है कि हमको भी मच्छर काटता है ना डेंगू का, मेरा नाम कन्हैया है, माथे पे तिलक है, तो हमको भी डेंगू ही होता है। और अकरम को भी अगर डेंगू का मच्छर काटेगा ना तो उसको भी डेंगू ही होता है। हकीकत यह है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है, और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में ही मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी महंगाई के चलते 1100 रुपए का बाटला खरीद रहे हैं और वाजपेयी भी 1100 का बाटला खरीद रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी है, ये दर्द ऐसा है जो इंसान को बांट नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द बराबरी का है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो मसले हम सबके हैं, उन मसलों को पीछे क्यों धकेल दिया गया है। उन मसलों को पीछे इसलिए धकेल दिया गया है कि विकास का पजामा फट गया है। विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा। जो ही आप रिवर फ्रंट से आगे बढ़ेंगे, विकास आपको नजर ही नहीं आएगा। सारा विकास सूरत, अहमदाबाद, राजकोट के आखिरी रेड लाइट पे आकर के रुक जाता है। ये जो विकास की हकीकत है, इस हकीकत के बारे में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको मालूम है। उनको मालूम है कि 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांग सकें। इसीलिए उनके पास एक पुराना नुस्खा है जो अंग्रेज जाते जाते उनको कान में सिखा करके गए थे, फूट डालो और फूट डालो। और अगर आपने काम किया है तो काम बता करके वोट मांगिए ना। और आपने अगर काम किया है, भोपा भाई ने, अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है। भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है। कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद के से आकर के गुजरात की महान जनता को क्या सिखाएगा जिस भूमि पे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए। आप बताइए, इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा, किसी का गोरा हुआ है, लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं, फिर भी गोरा नहीं हो। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ
जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आह क्या नूर टपका है। मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। इनको देश बदलने के लिए बैंड को छोड़ देना पड़ा। नहीं, क्या संयोग है भाई। मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। कहते हैं ना इतिहास में कुछ संयोग बहुत मजेदार होता है। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा थैंक यू मोदी जी, आपने हमको फ्री वैक्सीन दिया है। कैसे दिया है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपको इसलिए महंगा दे रहे हैं ताकि आपको वैक्सीन दे सके। तो जब हम ही से पैसा लेकर के हम ही को आप फ्री कैसे दे रहे हैं? और ये बताने के लिए आप 18 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहे हैं थैंक यू कहने के लिए। अरे थैंक यू कहने के लिए 18 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक बार थैंक यू लिखिएगा सब जगह पहुंच जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दुनिया भर की सारी गैर जरूरी बातें होंगी, लेकिन आपका जो जरूरी मसला है उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। भाजपा का एक दोस्त हमको फोन किया, बोला गुजरात में बीजेपी को फिर से जीतना जरूरी है। हमने कहा ये तो तुम हर बार बोलते हो, यही बात तुम 2017 में बोल रहे थे, यही बात जो है तुम 2012 में बोल रहे थे, 27 साल से तो तुम यही बोल रहे हो। बोला नहीं, मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए हैं और मोदी जी ग्लोबल लीडर तभी रहेंगे जब गुजरात का चुनाव जीतेंगे। हम बोले जब लीडर ही ग्लोबल हो गए हैं तो लोकल चुनाव जीतने का क्या जरूरत है? बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं। हम बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के चक्कर में ना 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने के चलते लोगों का चूल्हा बंद हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात का चुनाव आप लोगों को एक जहीन फैसला लेना है। जहीन फैसला इसलिए लेना है कि यहां पे लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। मजाक ऐसे बना दिया गया है कि सबसे पहले आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर थी कि नहीं थी? थी ना। तो अब यह बताइए कि वो अच्छा काम की कि बुरा काम की? अगर वो अच्छा काम की तो उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से क्यों हटा दिया? अगर बुरा काम की तो उनको राज्यपाल किस बिना पे बना दिया? सोच के देखिए, सोच के देखिए मन में। फिर रूपानी साहब को लेके आए। रूपानी साहब अच्छा काम किए कि बुरा काम किए? अगर अच्छा काम किए तो क्यों हटा दिया? अगर बुरा काम किए तो सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा? भाजपा से क्यों नहीं निकाल दिया? फिर आए हैं भूपेंद्र भाई। भूपेंद्र भाई को देखते तो सचमुच हमको बहुत दया आती है। पता है क्यों? बहुत सच्चे इंसान हैं, बहुत विनम्र और अच्छे लोग हैं। भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और ना वो जब जाते हैं ना तो एसपीजी भी उनको धक्का दे देता है और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आसपास नहीं आने देते हैं। वहां भी कार से साइड कर दिया है। मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर में तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना। मोदी जी देश के बाप हैं तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले
मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री, जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम है। वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, किसानी का सवाल, मजदूरों का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, बिजली का सवाल, पानी का सवाल, इन मसलों को हल करेगी। संविधान ने जो हमको बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार का ही नतीजा है साहब कि ये जो कुर्सी लगा के बैठे हैं ना महानुभाव साहब, इनका भी वोट एक है और नीचे में जो आप लोग दरी बिछा करके बैठे हैं आपका भी वोट एक है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक है और पैदल चलने वाला का भी वोट एक है। अंबानी साहब का भी वोट एक है और उनके घर में सफाई का काम करने वाले स्वीपर का वोट भी एक है। अगर ये बराबरी का अधिकार नहीं होता ना तो सरकार आपको 5 साल में नजर नहीं आता। ये बराबरी का अधिकार ही हमको ये ताकत देता है कि हम 5 साल में सरकार को उसके काम के आधार पे चुन सकें, उसको जिता सकें, उसको हरा सकें। मैं देख रहा हूं कि जो लोग एक बार गद्दी पर बैठ गए हैं वो लोकतंत्र को अपना बपौती समझने लगे हैं। इसीलिए आप तमाम माताओं बहनों से यह अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को हमने गद्दी पे बिठाया है उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर हम गद्दी पे बिठा सकते हैं तो कान पकड़ करके नीचे भी उतार सकते हैं। लोकतंत्र के साथ मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि क्यों गुजरात में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। ये बताओ कि जिन लोगों को कोरोना में अपनी जान गंवानी पड़ी उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। ये बताओ कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको बदले में ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। ये बताओ कि हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, पेट काट करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये बताओ कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेवार है। ये बताओ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए कौन जवाब है। इन सवालों का जवाब हमको तय करना पड़ेगा, इन सवालों की जवाबदेही हमको तय करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात में सिर्फ 2 तरह का वोट है। एक वोट वो है जो गुजरात में चल रहा है ना वही चलता रहेगा। दूसरा वोट वो है जो इस बात को समझता है कि हमारे नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, जो ये समझता है कि जो चल रहा है उसको रोकना जरूरी है। अगर उसको नहीं रोका गया तो लोकतंत्र को अपनी बपौती समझने वाले लोग लोकतंत्र का गला घोंट देंगे और ये जो परिवर्तन करने वाले लोग हैं उनको एक मुश्त होकर निर्णय लेने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा कि क्या होगा गुजरात के चुनाव में। हमने कहा कि गुजरात के चुनाव में सिर्फ 2 चीज हो सकता है। गुजरात के चुनाव में तीसरा कुछ नहीं होगा। गुजरात के चुनाव में या तो 27 साल से जो चल रहा है वही 5 साल और चलेगा, अन्यथा दूसरा चीज ये होगा जो 27 साल में चल रहा है उस पे विराम लगेगी और गुजरात में परिवर्तन होगा। गुजरात में ये होने जा रहा है। और ये जो 2 लोग हैं ये 2 तरह के सोच के लोग हैं। एक सोच वो है जो ये कहता है कि मोरबी में जो घटना हुई उस घटना के लिए सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। एक वो लोग हैं, एक उस सोच के लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि मोरबी में जो घटना हुई उसमें सरकार की लापरवाही है और ये जो सरकार की कोई जवाबदेही और सरकार की लापरवाही मानने वाले जो 2 सोच हैं उनको फैसला लेने की जरूरत है। और आप जानते हैं जो हर हाल में सरकार की कोई जवाबदेही नहीं मानते हैं
वो लोग इकट्ठा हैं और एकजुट हैं। चाहे कुछ हो जाए, वो जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए आप उनको जगा नहीं सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि सरकार की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि चौकीदार को जेल में डाल दिया है और चोर को भगा दिया है, ये तो लापरवाही है। इस लापरवाही का हिसाब हमको लेना पड़ेगा। और अगर आप हिसाब लेना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में सिर्फ वोट दे देने से सरकारें नहीं बच पा रही हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी हरा सकती है। और ये बात मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं। एक पार्टी अभी आई है जो भाजपा के सामने परिवर्तन की बात कर रही है, उसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं। वो पार्टी जिस आंदोलन से पैदा हुई वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। उस पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई कांग्रेस को हरा करके, उस पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई कांग्रेस को हरा करके। भाजपा को अगर कोई हरा पाता है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। चुनाव हुए राजस्थान में, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या फर्क है? मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ वहां लोगों को चुनने में दुविधा हो गई, और जब मन में दुविधा हो जाए ना, मन में शंका हो जाए, तो जब आप सड़क पार करते हुए मन में दुविधा पैदा करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस का वोट लगभग बराबर था, सीट लगभग बराबर था। नतीजा क्या हुआ? मोटा भाई सूटकेस लेके पहुंच गया। और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के जीत में बड़ा अंतर था। नतीजा क्या हुआ? मोटा भाई का सूटकेस वहां पे कुछ नहीं कर पाया। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तब तो आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प है। अगर जो 27 साल से गुजरात में चल रहा है उससे आप खुश हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। इस बार तब आप गुजरात की सरकार नहीं चुनेंगे, तब आप इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये आपको भी नहीं पता है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है मोटा भाई अपने बेटा को ही चीफ मिनिस्टर बना दे, कौन जानता है। अगर आपको अपने मुद्दों पे बात करनी है, अगर आपको अपने लिए विकल्प चुनना है तो वो विकल्प का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना विकल्प मानना चाहते हैं तो एक बात को याद रखिएगा, दिल दीजिए ना तो पूरा दीजिए, मोहब्बत कीजिए तो दिल से कीजिए। अगर समर्थन देना है तो ऐसा समर्थन कीजिए कि दमदार समर्थन दीजिए, दमदार बहुमत दीजिए। ये अपील मैं आप लोगों से करने के लिए आया हूं। और अगर आप दमदार बहुमत देने के लिए तैयार हैं तो एक बात को याद रखिएगा, हमारे देश में एक यात्रा चल रही है, उस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि नफरत की राजनीति रुके, हम चाहते हैं कि नफरत की राजनीति पे विराम लगे, हम चाहते हैं कि नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताया जाए और जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको राजनीति के केंद्र में लाया जाए। इसीलिए आपके ऊपर एक गंभीर जिम्मेवारी है। आप ऑलरेडी एक समझदार लोग हैं, मैं आपको समझाने की कुव्वत नहीं रखता हूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन इतना बात मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं कि जो दो तरह के लोग हैं, एक जो सत्ता के सामने झुक जाते हैं और एक वो जो सत्ता के सामने सत्य के लिए लड़ जाते हैं। आपने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो इस देश में सत्य की आवाज है, न्याय की आवाज है, जिसका नाम जिग्नेश मेवानी है। और वो उस लड़ाई को धार देने के लिए, राहुल गांधी के उस संघर्ष को मजबूती देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2017 की तरह वो अपक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुजरात प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। फर्ज कीजिए, सिर्फ फर्ज कीजिएगा अपने दिमाग में इस बात को। इसीलिए मैं कहता हूं कि बडगाम की जनता को एक गंभीर निर्णय लेना है। फर्ज कीजिए कि जो लोग इस संघर्ष से गद्दारी करके गए हैं, जो लोग इस संघर्ष से बेईमानी करके गए हैं, वो चुनाव जीत जाएं, और जो इस संघर्ष को मजबूती देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राहुल गांधी का हाथ थामे हैं, वो चुनाव हार जाए तो पूरे देश में क्या संदेश आ जाएगा। आप चाहते हैं कि बडगाम के लोगों की सियासी समझ पे सवाल उठाया जाए, आपको ये नागवार गुजरेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2017 में जो फैसला आपने लिया है, 2022 में भी आपको ये फैसला दोहराना होगा। तो क्या सत्य के लिए 2007 के उस फैसले को, 17 के फैसले को आप दोहराने के लिए तैयार हैं? नहीं, आवाज नहीं आई है। डर गए क्या अमित शाह से? डर गए क्या? डरने का नहीं, देश किसी के बाप का नहीं है, याद रखना है। यह देश जितना पैसे वालों का है, जितना बंदूक वालों का है, उतना ही हमारा है। इस बात को याद रखना है। इस बात को याद रखना है कि हमारे पुरखों ने जान गंवा करके ये आजादी हमको दिलाई है। इस आजाद देश में, आजाद मुल्क में हमारी आजाद आवाज को कोई चुप नहीं करा सकता है। तो बोलिए, आप 2017 में जो निर्णय लिए थे, वही निर्णय 2022 में दोहराने के लिए तैयार हैं? लड़ाई की आवाज को, संघर्ष की आवाज को मजबूती देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है ना, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चुनाव फिर एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये चुनाव फिर एक पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ईमान और बेईमान के बीच है। इस बात को याद रखिएगा। इस चुनाव में फिर आपको ऐसे नहीं हिस्सा लेना है कि वोट दे दिए, बात खत्म। अपना तो वोट देना ही होगा। घर घर घूम करके आपको वोट कराना होगा। क्या जी नौजवान लोग, ऐसा होगा? रिकॉर्ड तोड़ेगा, टूटेगा? अगर आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं तो याद रखिएगा, आने वाली 8 तारीख को गांधीनगर हम भी गुलाल उड़ाने के लिए तैयार हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कुछ परिवर्तन होगा। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।